भाई 3-4 दिन से ना मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट आया ना, उसने भाई मेरा दिमाग खराब करके रख दिया एकदम ही बिल्कुल। अब इतनी मेहनत करो, वो इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें पता लगे कि भाई तुम्हारी जो मेहनत थी वो सब ऐसी उठपटांग तुमने कर दी बस। उसका रिजल्ट जो आना था वो तुम्हारे फेवर में ना आके कुछ और ही आ गया रिजल्ट उसका। अब वो चीज़ें सेंस ही बना रही है। अब बाद में तुम्हें पता लगेगा कि भाई तुम्हारी ही गलती थी, ये चीज़ें तो पहले से सेंस बना रही है चीज़ें तो। अब बताता हूँ मैं हुआ क्या। मैं काम कर रहा था इम्बैलेंस डेटा सेट के ऊपर। ये से कहते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट, जहाँ पे एक एक साइड मेजोरिटी होती है, दूसरी साइड माइनॉरिटी होती है। समझाता हूँ क्या होता है ये। मान के चलो तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर तुम्हारे 100 कस्टमर आते हैं। चलो मान के चलो तुम्हारे जो कस्टमर आ रहे हैं उसमें से 80% कस्टमर तुम्हारा सामान खरीद रहे हैं और 20% कस्टमर तुम्हारा सामान नहीं खरीद रहे। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, चलो यार इन 20% कस्टमर के लिए कुछ करते हैं ताकि ये एक सामान खरीदें, क्योंकि भाई ये आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके लिए तो कुछ करना चाहिए हमें। तो तुमने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाया जो कि तुम्हें लग रहा था कि इनके ऊपर काम करेगा, इनके ऊपर स्टडी करेगा। बट ऐसा होगा नहीं। वो क्या होगा ना कि वो ये जो है ना येलो ब्लू वाले पॉइंट्स, वो इनकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल वो इन्हीं की तरफ ध्यान देगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई ये मेजॉरिटी है। जो चीज़ मेजॉरिटी होती है ना, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उसी की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। इनको वो ज़्यादा ज़्यादा भाव नहीं देता इनको वो। तो इसीलिए भाई तुम्हें इम्बैलेंस डेटा सेट को पहले बैलेंस करना पड़ता है, उसके बाद ही तुम अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हो। अब इम्बैलेंस डेटा सेट को बैलेंस करने के कुछ तरीके होते हैं। पहला होता है स्मूथ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बट हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। बात कर लेते हैं पहले अप सैम्पलिंग की। अप सैम्पलिंग क्या होता है? ये जो तुम्हारे ऑरेंज पॉइंट है ना, इनकी संख्या कम है, ब्लू पॉइंट की संख्या ज़्यादा है। अब अप सैम्पलिंग क्या करता है कि ऑरेंज पॉइंट की संख्या बढ़ा देगा। जैसे मान के चलो ये डॉट है, ठीक है, ये वाला है, ये एक है। जैसे देखो यहाँ पर एक है, एक के ऊपर एक आगे दो। तो वैसे ही यहाँ एक है ना, एक के ऊपर आ जाएंगे 5-6 और। समझ रहे हो? दिखने में तुम्हें हल्का सा भी डिफरेंस ही नहीं होगा। और पॉइंट, अगर उस पॉइंट की वैल्यू अगर 4 है तो इसके ऊपर ना, इसके ऊपर ही 4-5 और आ जाएंगे। तो इससे जो है बैलेंस हो जाएंगे दोनों। अब तुम समझ ही रहोगे कि भाई, तुम कह रहे हो कि इसके ऊपर ही 4-5 पॉइंट और आ जाएंगे, तो संख्या में दोनों को दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ जम नहीं रहा है, ये मतलब कुछ अटपटा सा लग रहा है। मतलब डेटा सेट का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आएगा इसमें तो। कोई बात नहीं, दूसरा टेक्निक देखो। दूसरा टेक्निक है डाउन डाउन सैम्पलिंग। इम्बैलेंस डेटा सेट को टारगेट करने के लिए जो 3 टेक्निक है ना, ये फेमस है। इनके अलावा भी और टेक्निक होती हैं, बट ये 3 टेक्निक फेमस हैं। तो पहला तो मैं पढ़ा है मैंने अनसैम अप सैम्पलिंग के बारे में, जहाँ ये ऑरेंज डॉट पॉइंट जो है इनके ऊपर ही 4-5 डेटा सेट और आ जाएंगे। जितने तुम बोलोगे लाने के लिए उतने ही और आ जाएंगे, ताकि संख्या में दोनों बराबर हो जाएं। बट इनका जो स्कैटर होगा ना, स्कैटर ब्लू पॉइंट्स का ज़्यादा होगा। जैसे ही फैले हुए हैं, स्कैटर अभी भी इनका ज़्यादा होगा। एक होती है डाउन सैम्पलिंग, कि तुम ब्लू वाले पॉइंट्स की संख्या घटा दो तुम। अब भाई तुम्हें पता होगा डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब तुम ब्लू वाली पॉइंट्स की तुम संख्या घटा दोगा ना, मतलब तुम्हारा डेटा कम हो जाएगा। अब डेटा कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? भाई कम डेटा के ऊपर कोई अच्छा रिजल्ट ही नहीं आता कोई, ठीक है। तो डेटा कम करना भी एक प्रॉब्लम हो जाती फिर एक। अब आता स्मूथ। स्मूथ एक फेमस टेक्निक है। स्मूथ में क्या होता है, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास ये ऑरेंज पॉइंट है और एक ये ऑरेंज पॉइंट है, ठीक है। और एक ये, तुमने बोल दिया, तुमने लगा दिया इसका रेडियस 5। तो अपने नियरेस्ट 5 पॉइंट ढूंढेगा। जैसे इसके सर्कल ले लेगा, इस सर्कल में 5 पॉइंट ढूंढेगा। सर्कल में मान के चलो ये आ गया, 2 पॉइंट ये आ गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। 5 से खैर ज़्यादा आ गया, लेकिन चल के मान के चलो 5 पॉइंट ही लिए इसने, ठीक है। तो मान के चलो ये और ये पॉइंट जो आया ना, ये और ये पॉइंट, ये दोनों, ये और एक ये, इसके और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचेगा और सर्कल बना देगा यहाँ से यहाँ तक। जितने तुम इसको बनाने के लिए बोलोगे सर्कल बना देगा यहाँ से यहाँ तक में ये। ठीक है, बस सर्कल बना देगा। डेटा पॉइंट चलो बढ़ गई। इसमें चलो स्मूथ फेमस इसलिए क्योंकि इसमें तुम्हारा स्कैटर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑरेंज जैसे ब्लू पॉइंट जैसे इतने स्कैटर हो रखा था ना, तुम्हें ज़्यादा दिख रहा है, तो ऑरेंज पॉइंट का स्कैटर भी बढ़ जाएगा, डेटा भी बढ़ जाएगा। तो स्मूथ तो खैर बढ़िया टेक्निक है, और स्मूथ को ज़्यादा बंदे यूज़ भी करते हैं। बट मेरे को उससे दिक्कत क्या है? मेरे को उससे दिक्कत है क्योंकि भाई डेटा रियल थोड़ी ना है ये। जो तुम यहाँ से यहाँ लाइन खींच के जो तुम डेटा यहाँ पे डाल रहे हो, वो डेटा तुम आर्टिफिशियली डाल रहे हो, वो डेटा को रियल थोड़ी ना है वो। तो मेरे को ना इन तीनों टेक्निक में से कुछ भी नहीं जमा मुझे। तो मैंने कहा चल यार, इन 3 टेक्निक में से मुझे कुछ नहीं जम रहा। हालांकि तीनों फेमस है, लेकिन मुझे कुछ जम नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा? मैं खुद का कोई टेक्निक बनाऊंगा मैं।
तो मैंने डिसाइड करा कि मैं खुद की कोई टेक्निक बनाऊंगा, खुद की टेक्निक से इम्बैलेंस डेटा सेट को मैं हैंडल करूंगा मैं। अब भाई यहाँ पता है अलग ही लेवल की प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। तो अब तुम्हें दिखलाता हूँ पहले डेटा सेट क्या कह रहा है ये डेटा सेट है, ठीक है। चर्न मॉडलिंग, ये एक बैंक का डेटा सेट है जहाँ बैंक में जो कस्टमर, उसकी कस्टमर आईडी है, उसका सरनेम है, उसका क्रेडिट स्कोर है, वो किस जगह पे वो रहता है। जनरली 3 ही कंट्री है, मेल फीमेल, 2 ही जेंडर है इसके अंदर ज़्यादा से। एज हो गया उसकी, टेन्योर मतलब कितने सालों से है, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, नीचे वाला देखो चलो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट यूज़ करता है, मतलब बैंक का क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करता है और वो लोन भी मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बैंक सर्विस करता है। तो भाई मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन होता क्रेडिट कार्ड जैसा ही कुछ होता है। हैज़ अ क्रेडिट कार्ड, है तो 1 नहीं तो 0। भाई यहाँ प्रोडक्ट कुछ और ही होंगे, खैर मुझे नहीं पता उनके बारे में, आगे देखते हैं। इज एक्टिव मेंबर, क्या अभी भी वो एक्टिव मेंबर है। 1 है तो हाँ, 0 है तो नहीं। एस्टिमेटेड सैलरी, उसकी सैलरी उनको पता नहीं है तो उनकी सैलरी उन्होंने बैंक वालों ने एस्टिमेट कर ली कितनी हो सकती है। और ये बैंक में है, 1 मतलब है, 0 मतलब चला गया। एक सेकेंड, नहीं नहीं, 1 मतलब चला गया। अगर यहाँ 1 लिखा है तो मतलब उस कस्टमर ने बैंक को छोड़ दिया है। अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो उस कस्टमर ने बैंक को नहीं छोड़ा है, ये डेटा कह रहा है, ठीक है। तो अब इस डेटा इम्बैलेंस कैसे है, ये देखो एग्जिटेड, मतलब कितने लोगों ने छोड़ा, 20% लोगों ने छोड़ दिया और 80% लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। तो 20 और 80 का जो रेशो है ना, ये 80 to 20% का जो रेशो है, ये जनरली इम्बैलेंस्ड डेटा माना जाता है। तो हमने देख लिया इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, कोई डुप्लीकेट भी नहीं है। हमने 2 कॉलम हटा दिए, रो और कस्टमर आईडी। ये रो नंबर किसी काम का नहीं, कस्टमर आईडी, भाई 10,000 रो है इसके अंदर, 10,000 के 10,000 बंदों की यूनिक कस्टमर आईडी है, तो ये भी किसी काम का नहीं। अब सरनेम के ऊपर हमने वैल्यू कार्ड लगा के, मैंने पता क्या देखा, मैंने देखा कि यार इसका सरनेम का तो कोई लेना देना नहीं है कि कस्टमर बैंक छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो मैंने उसके लिए मैंने एक कोड लिखा, मैंने सरनेम, खैर काफ़ी लंबा चौड़ी कोड कोड लिख देता मैंने ये। तो कोड तुम देख लो, ठीक है। पहले कि यहाँ से यहाँ तक देखना, सरनेम का मैंने वो ग्रुप बाय कर दिया एग्जिटेड के साथ, उसका मीन, एग्जिटेड का मैंने मीन निकाला। फिर उसके बाद ये देख, कोड को देखना यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड। फिर इसके बाद तुम कोड को देखना यहाँ से यहाँ तक। तो जिनका जो सरनेम यंग है, उनके बैंक छोड़ने के चांसेस 50% है, सॉरी 5% है। और जिनका नाम, ये सारे जो नाम है, 75% चांस है कि बैंक ये छोड़ देंगे। हालांकि और भी चीज़ें मैटर करती है इसके अंदर, बट कहीं ना कुछ रोल है, तो मैंने रख लिया इसको। फिर यहाँ मैंने बताया था जैसे कंट्री में 3 ही कंट्री है इसके अंदर, फ्रांस, जनवरी जनवरी जर्मनी, स्पेन। ज़्यादा लोग फ्रांस के हैं यहाँ पर। एस्टिमेटेड सैलरी का तुम देख सकते हो, बंदों की सैलरी 0 से लेकर ये कितनी है, 2 लाख के आसपास है, 2 लाख के आसपास। 0 पता नहीं, 0 भी बंदों की सैलरी है, पता नहीं यार ये कैसे हो गया ये। बंदे हैं कुछ ऐसे भी जिनकी सैलरी एस्टिमेटेड 0 आ रही है। अब SNS.disploट बैलेंस, ये देखो बैलेंस ही बंदों को 0, जिन बंदों का बैलेंस 0 है ना, उनकी संख्या तो देखो कितनी ज़्यादा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं लोगों की है। बैंक खोल रखा, बैंक में कुछ पैसा ही नहीं। बट हम खैर कुछ और देखने हैं यहाँ पर। भाई मुझे इसमें देखना था कि जिन बंदों के बैलेंस मैटर करता है, बंदे की बैंक छोड़ने में ना छोड़ने में बैलेंस का मैटर करता है, मैंने ये चीज़ मैंने चेक करने के लिए मैंने एक ये कोड लिखा। इस कोड में क्या है, जिस बंदे की से जिस बंदे का बैंक अकाउंट में बैलेंस जो है वो 50,000 से कम है तो वो ए, 1 लाख से कम है तो बी, 1.5 लाख से कम है तो सी, 2.5 लाख से कम है तो डी, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो ई। मैंने कोड लिखा, अभी देखो ये पहला आया ए, जिसके जो है जिन बंदों का बैंक अकाउंट में बैलेंस जो है वो 50,000 से कम है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों में
3000 के आसपास लोगों ने बैंक नहीं छोड़ा है और 500 के आसपास लोगों ने बैंक छोड़ दिया है। वो लोग जिनके अकाउंट में बैलेंस जो है 50,000 से कम है, ऐसे लोगों की अगर तुम गिनती कर रहे हो, तो ऐसे लोगों में से 3000 लोगों ने बैंक नहीं छोड़ा है और 500 लोगों के आसपास लोगों ने बैंक छोड़ दिया है। और जिन लोगों का अकाउंट में बैलेंस जो है 1 लाख से कम है, 1200 लोगों ने नहीं छोड़ा है, 300 लोगों ने छोड़ दिया। 1.5 लाख 3000 के आसपास लोगों ने नहीं छोड़ा, 1000 के आसपास लोगों ने छोड़ दिया। ऐसे ही ये 2 लाख के आसपास का, ये तुम ग्राफ देख लो रिवैल्यू अकाउंट्स। और एक ही बंदा है जिसका अकाउंट में बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर है और उसने बैंक नहीं छोड़ा। भाई ये दूसरे कंट्री के रुपीस में नहीं है, तो इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, 2 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। खैर, जब दूसरी कंट्री की बात हो रही है तो अपने करेंसी से स्ट्रॉन्ग ही होगी दूसरी कंट्री की करेंसी। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। अभी मॉडल बिल्डिंग करना मैंने शुरू करा। अब यहीं पे जो शॉकिंग चीज़ आई मुझे यहीं पे दिखी मेरे को। मैंने सरनेम भी हटा दिया क्योंकि भाई सरनेम में बहुत सारे कैटेगरीज थी, अब वैसे में तो खाली ओवरफिटिंग हो जाती, तो मैंने हटा दिया सरनेम मैंने। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा मैंने। ये मैंने ना पहले सैंपल मैंने निकाले ताकि बाद में ना मैं वो देख सकूँ, मैं बाद में टेस्ट कर सकूँ। अपने टेस्ट और ट्रेन के लिए मैंने अलग कर लिया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं किया मैंने, बस 2,500 कॉलम जो है ना मैंने ऐसे निकाल लिए। मैंने 2,500 रो मैंने ऐसे निकाल लिए ताकि बाद में चेक कर सकूँ मैं। बताऊँगा क्यों करा मैंने वो। वन नॉट इनकोडर इंपोर्ट कर, स्टैंडर्ड स्केलर, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर, मेक पाइपलाइन, रैंडम फॉरेस्ट। मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर से मैंने ज्योग्राफी यानी कि कौन सी कंट्री से, जेंडर, इनको मैंने वन नॉट इनकोड कर दिया। और स्टैंडर्ड स्केलर कर दिया मैंने क्रेडिट स्कोर पर, एज पर, बैलेंस पर और एस्टिमेटेड सैलरी पर। देखो क्रेडिट स्कोर, देखो ये रे, क्रेडिट स्कोर के ऊपर मैंने स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, एज के ऊपर मैंने लगाया स्टैंडर्ड स्केलर, मैंने बैलेंस के ऊपर लगाया, एस्टिमेटेड सैलरी के ऊपर लगाया। बाकी जो वैल्यूज़ के 1 से लेकर 10 के बीच में तो मैंने छोड़ दिया उनको मैंने। अब देखो, अब पता मैंने क्या किया। अब मैंने अपना क्या दिमाग लगाया कि भाई क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो है ना इस डेटा, ये जो अपना माइनॉरिटी डेटा है, 20% जो डेटा है हमारा, इस 20% डेटा को हम ले लें। ठीक है, अब ये ब्लू पॉइंट्स है ना, इसमें से भी 20% डेटा हम ले लें। 20% डेटा कितना हो, 40% डेटा हो गया। अब दोनों बराबर हो गए। तो ऐसे मैंने 10 डेटा सेट मैंने फॉर्म करे। 10 डेटा सेट फॉर्म करे मतलब 10 डेटा मैंने बनाए, सबके ऊपर रैंडम फॉरेस्ट लगाया। यहाँ पे ये देखो, मैंने पहला डेटा सेट मैंने क्रिएट करा। ये पहला वाला देखो, सब पहले वाला देखो। मैंने मैंने डेटा सेट मैंने क्रिएट करा जिसमें मैंने 1000 पॉइंट मैंने वो लिए जहाँ पे लोग जो है बैंक छोड़ के जा चुके हैं। 1000 पॉइंट मैंने वो लिए जहाँ लोगों ने बैंक नहीं छोड़ा अभी तक। मैंने इन दोनों को मैंने नीचे मैंने जोड़ दिया। इसमें से फिर मैंने एग्जिटेड कॉलम मैंने ड्रॉप करके इसको मैंने डाल दिया x1 में। फिर यहाँ पे एग्जिटेड कॉलम को मैंने डाल दिया y1 में और उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया। ठीक है, रैंडम स्टेट जगह 42। अब मैंने ऐसे ही ना मैंने 10 बार किया है। जैसे यहाँ 1000 है, 1000 लोग जो बैंक छोड़ के जा चुके हैं, 1000 लोग जिन्होंने बैंक अभी तक नहीं छोड़ा है। यहाँ मैंने 1000 लिया, 1500 लिया। 1000 लोग जो बैंक छोड़ के जा चुके हैं और 1500 जो भी बैंक में है। ऐसे मैंने 1500 फिर 1000 फिर 1000 फिर 1200 फिर 1000 फिर 1200 1300 1400 ऐसे ही करके मैंने बना दिया। ठीक है, सबका रैंडम स्टेट मैंने अलग अलग रखा। और मैंने इसको मैंने असाइन कर दिया DF1 DFF1। देख लो, समझ जाओगे तुम अपने आप ही। ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 डिफरेंट डेटा मैंने बना दिया। अब 10 डिफरेंट डेटा के लिए पता मैंने क्या सोचा था। मैंने सोचा सबको रैंडम फॉरेस्ट लगाऊंगा और सबका आउटपुट मैं कैलकुलेट करूंगा। सबके आउटपुट से जो रिजल्ट आएगा ना, उसका मैं मेजॉरिटी काउंट करके अपने वो लूँगा मैं। जैसे 10 मैंने मॉडल मैंने बिल्ड करे 10 डेटा के साथ। अब 10 मॉडल में से 6 मॉडल ने कह दिया कि भाई ये बंदा बैंक छोड़ के चला जाएगा और 4 मॉडल कह रहे हैं नहीं होगा। तो मेजॉरिटी काउंट यहाँ पे क्या होगा कि 6 मॉडल कह रहे हैं तुम्हारे
कि बंदा बैंक छोड़ के चला जाएगा, तो ज़्यादा चांस है कि बंदा बैंक छोड़ के जाएगा और तुम उसके ऊपर तुम फोकस करो। ऐसा सीन बैठाना चाहिए था, बट देखो हुआ क्या यहाँ पर। मैंने बनाया पाइप, मैंने ये रैंडम फॉरेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मेक पाइपलाइन में मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर दिया और ये अपना रैंडम फॉरेस्ट दिया। कॉलम ट्रांसफॉर्मर मैंने तुम्हें वो दिखाया था अपना ऊपर, ये रहा, ये रहा अपना कॉलम ट्रांसफॉर्मर जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, कॉलम ट्रांस। तो मैंने अपने पाइपलाइन को दिया, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ज्योग्राफी और जेंडर पे 1 आउट कोडिंग लग रहा है, क्रेडिट स्कोर, एज, बैलेंस, एस्टिमेटेड सैलरी पे स्टैंडर्ड स्केलर लग रहा है। तो अपने पाइपलाइन में मैंने कॉलम ट्रांस दिया और रैंडम फॉरेस्ट का दिया, पाइपलाइन में फिट कर दिया मैंने एक्स ट्रेन 1, वाई ट्रेन 1। फिर मैंने इसकी एक्यूरेसी चेक करी तो मेरी ये आ रही थी कुछ 83%। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। ऐसे मैंने पाइप 2 बनाया, पाइप 3 बनाया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे पास 10 ऐसे पाइपलाइन बन गए, यानी 10 मेरे मॉडल बिल्ड हो गए, जो कि मुझे अपना डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगे। उसका मेजॉरिटी काउंट करके मैं देखूंगा कि ये बंदा बैंक छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा। अब पता है इसका रिजल्ट क्या आया? अब देखो इसका ही रिजल्ट क्या है, देखो जरा इसका। अब ये इसका रिजल्ट ये आया भाई, 10 के जो 10 मॉडल मैंने बिल्ड करे हैं ना, 10 के 10 की एक्यूरेसी बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। 76 ये 76% है, 76.36 है ऐसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी ही एक्यूरेसी सेम आ रही है। सारे के सारे मॉडल जो है सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं मुझे। तो भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई मेरे से, बहुत बड़ा वो सीन कटा मेरा। तो पहली जो गलती मेरे को उसके अंदर दिखी वो ये दिखी कि भाई मैंने रैंडम फॉरेस्ट मैंने गलत यूज़ कर लिया। क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट इन बिल्ड ये डिसीजन ट्री के ऊपर काम करता है, और डिसीजन ट्री तुम जानते ही हो भाई, वो डेटा को रट सकता है ऐसे में डेटा को। तो मैं कहूँगा मुझे रैंडम फॉरेस्ट शायद नहीं यूज़ करना चाहिए था। और खैर भाई, खैर इतना ही, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट तुम अगर कोई मॉडल बिल्ड कर दो ना, तो भाई ऐसी गलती मत करना जहाँ पे तुम समझ ही रहे हो, मतलब इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम्हें फिर बाद में रियलाइज़ हो भाई क्या हो गया, इतना टाइम सब खराब हो गया पूरा मेरा। तो कोशिश करना तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो और ऐसी गलती तुम ना करो। मिलते भाई अगली वीडियो में।